नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज की सबसे बड़ी खबर है एआई समिट और एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके का गुड़गोबर किया है, आज वही सबसे बड़ी खबर है। और खबर सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि ये खबर ग्लोबल हो चुकी है, इंटरनेशनल हो चुकी है, क्योंकि इतने सारे देश के लोग आए थे और वो सब देखकर हंस रहे हैं कि कैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर, जिनका नेहा नाम है, प्रोफेसर नेहा ने ये कहा कि एक चाइनीज रोबो डॉग है, जिसको उन्होंने कहा कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है, हमने इनोवेट किया है, हमारी यूनिवर्सिटी में इनोवेट हुआ है। बाद में चाइनीज मीडिया ने उसका पर्दाफाश किया। उसकी एक क्लिप आपको दिखाती हूँ चाइनीज मीडिया की, कि वो क्या कह रही है। और चाइनीज मीडिया ने जब इसको पॉइंट आउट किया तो उसको फिर सब लोगों ने दिखाया। मनु, अगर आप बैक स्टेज में हैं, उसकी आप क्लिप दिखाएं। ये देखिए चाइना पल्स। जिस समय ये खबर ब्रेक हुई है, यानी कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर है, उनका जब झूठ पकड़ा गया तो ये ऐसे ही पकड़ा गया। चाइना पल्स ने लिखा कि एन इंडियन यूनिवर्सिटी प्रेजेंट्स द चाइनीज रोबो यूनिट्री जियो 2 एज देयर ओन इनोवेशन एट द एआई समिट इन दिल्ली। इसके बाद लोग, डीडी न्यूज के जो एक रिपोर्टर थे, उन्होंने प्रोफेसर नेहा का इंटरव्यू किया था, वो खूब वायरल हुआ, लोगों ने कम्युनिटी नोट्स लिखे और तब ये एक बड़ा इशू हो गया। उसके बाद से गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो पेविलियन था, उसकी बत्ती चली गई। उसके बाद ये खबर आई कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को उस पेविलियन से निकाल दिया गया है। एआई समिट की जो पेविलियन थी, ये देखिए वो स्क्रीनशॉट है। प्रोफेसर नेहा और डीडी न्यूज के वो रिपोर्टर, जिनका नाम तापस है, वो आपस में बात कर रहे हैं। और ना उस रिपोर्टर ने फैक्ट चेक करने की कोशिश की और ना प्रोफेसर नेहा को ये लगा कि वो क्यों गलत बोल रही हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरा मतलब नहीं था। बाद में उन्होंने बहुत सारे स्पष्टीकरण दिए कि नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा था कि इट वाज डेवलप्ड हियर। और जबकि वो साफ साफ उस क्लिप में कहती हुई नजर आ रही हैं कि दिस रोबो वाज इनोवेटेड एट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट गलगोटिया यूनिवर्सिटी। फिर उसके बहुत सारे जो उसके कारनामे हैं वो भी बताया कि ये तो सर्वेलेंस भी करता है, ये रोबो पूरे कैंपस में हमारे साथ घूमता है। फिर मैंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देखा तो देखा कि उस रोबो को बकायदा चलाकर शूट किया जा रहा है, यानी कि उसकी शोकेसिंग की गई है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि इस एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया है। अब ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का फ्रॉड मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन ये वही गलगोटिया यूनिवर्सिटी है जो आपको याद होगा 2024 के दौरान जब इलेक्शंस हो रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस के दफ्तर के आगे अपने स्टूडेंट्स को भेजा था और भेजकर प्रोटेस्ट करवाया था। आपको याद होगा मोदी जी का वो स्टेटमेंट, जब वो कह रहे थे कि हमारी भैंस चुरा ले जाएंगे, हमारा मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे। तो आशुतोष नाम के एक रिपोर्टर आज तक के, उस समय उन्होंने पूछा था कि भाई आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उसको ठीक से नहीं बता पाए। उस समय भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बहुत हंसी हुई थी और आज तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इस एपिसोड ने भारत की नाक कटवा दी है। अब जो अभी थोड़ी देर पहले का खंडन आया है, उस प्रोफेसर नेहा को स्केपगोट बना दिया गया, बलि का बकरा बना दिया गया है। मैं उसको पढ़ना चाहती हूं कि क्या इशू किया है प्रेस रिलीज के फॉर्म में। ये देखिए आपके सामने ये लेटर है और उस लेटर को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए उन्होंने एक सेकेंड, हाँ, उन्होंने ये लिखा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी इशूज अ प्रेस स्टेटमेंट फॉलोइंग the row over the display of a Chinese made robodog at the AI's Impact Summit Expo. We at Galgotia University, उन्होंने ये लिखा है कि we at Galgotia University wish to apologize profusely for the confusion created at the recent AI Summit. One of our representatives manning the pavilion was ill-informed, यानी कि वो टीचर को इंफॉर्मेशन नहीं थी और वो जबकि मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की वो टीचर थी। She was not aware of the technical origins of the product and in her enthusiasm of being on camera gave factually incorrect information, even though she was not authorized to speak to the press. Understanding the organizers' sentiment, we have vacated the premises. सुबह जब ये खबर आई थी तो उस समय गलगोटिया कि एक प्रोफेसर ने कहा कि नहीं, हमें तो कोई जानकारी नहीं है कि हमें खाली करने के लिए बोला गया है। लेकिन शाम होते होते अब ये खबर पुख्ता हो गई कि एआई समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बाहर कर दिया गया है। उस टीचर को अब बलि का बकरा बनाया जाएगा। लेकिन सवाल बड़ा है
कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने आज ये फ्रॉड क्यों किया, ये हमारी शिक्षा प्रणाली के बारे में क्या कहता है, हमारे स्टूडेंट्स इससे क्या सीखते हैं कि आप करते तो इतना काम है लेकिन उसको बढ़ा चढ़ाकर इतना बड़ा कर देते हैं। और आज इस हद तक आपने इस झूठे प्रदर्शन किए कि आज पूरे विश्व में भारत की थू थू हो रही है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे कि आज क्या सबक इससे हमें बड़े मिलते हैं। हमारे साथ सर्वेश त्रिपाठी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका स्वागत है। सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट, हमारे साथ है, आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, आपसे शुरू करूंगी कि इस पूरी कंट्रोवर्सी का जो जन्म है वो कहां से शुरू होता है। हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी को ब्लेम करें, हम उस प्रोफेसर नेहा को ब्लेम करें, हम उस डीडी न्यूज के उस रिपोर्टर को ब्लेम करें जिसने फैक्ट चेक नहीं किया कुछ और जाकर पूरा अपना एक इंटरव्यू भी कर डाला, उसकी क्लिप आप वायरल हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? जी, एक छोटी सी चीज होती है सामान्य ज्ञान, जिसे कहा जाता है कॉमन सेंस। अगर कोई भी समाज अपना कॉमन सेंस यूज करना छोड़ देता है, सामान्य ज्ञान का उपयोग करना छोड़ देता है, तो इसी तरह की उसके साथ धोखा होने लगता है, इसी तरह का वो मूर्ख बनने लगता है, इसी तरह का उसके साथ फर्जीवाड़ा का खेल होता है। इनको एआई समिट था। एआई का मतलब वहां पर बुद्धिमानी दिखानी थी। ये कोई जानवर वहां पर आके जिस्मानी जिम्नास्टिक्स क्यों कर रहा था, सबसे पहले तो ये समझ में नहीं आया। वहां पर इन्होंने जो कुत्ता लाया था वो एक जानवर था जो कि जिस्मानी जिम्नास्टिक्स कर रहा था। मुझे ये बताइए, एआई का मतलब अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, तब तो बुद्धिमान आदमी कहीं पहलवानी तो करता नहीं है, वो सिर्फ अपनी बुद्धिमानी दिखाता है। अगर ये एआई समिट था तो उसमें कोई बुद्धिमान मशीन दिखा देते ये लोग, एआई का कोई एलएलएम मॉडल रहता, वहां पर कोई प्रोसेसिंग यूनिट रहता, तब तो समझ में आता। इस तरह का ये एआई नहीं है, ये रोबोटिक्स है। रोबोटिक्स अलग चीज है, एआई अलग चीज है। आप जो कुत्ता दिखा रहे हैं, भले वो चीन का कुत्ता हो या भारत का कुत्ता हो, चर्चा वो नहीं है। वो हो गया रोबोटिक्स। वो एआई से उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये सुन के ना मुझे बचपन में और ऐसा होना था मेरे ख्याल से, इस देश में इस तरह का होना स्वाभाविक था कि जब हमारे प्रधान जी खुद एप्स्टीन फाइल्स में बदनाम बिल गेट्स से मिलते हैं और जब उनको कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होते ही एआई एआई आई आई बोलता है, तो स्वाभाविक है कि लोगों को लगने लगता है कि एआई तो मतलब तो कोई बच्चों का खेल है। अभी आपके स्क्रीन पे दिखा रहे थे कि इसी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोगों को भारत के प्रधानमंत्री कोई शिक्षा का बहुत बड़ा अवार्ड दे रहे थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब इसी कारण से इन लोगों को वहां पर आज क्या कहते हैं, बैठने का इन्होंने मौका दिया क्या भाजपा वालों ने? अब अगर इसी तरह के लोग हैं उसमें, और ऐसे संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं और उनको शिक्षा का बहुत बड़ा बड़ा पुरस्कार देते हैं, तो अब क्या शिक्षा दे रहे हैं? ये तो सुन के मुझे मेरी दादी याद आ गई। मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन कहानी एक बहुत अच्छा कही थी कि एक राजा था, खुद को बहुत समझदार समझता था, उसको दाढ़ी भी थी। तो उसने कहा एक दिन की बहुत हो गया मेरे पास, ये जो मेरे आसपास मेरे सेवक हैं, अनुचर हैं, ये कभी हमसे वेतन मांग लेते हैं, कभी चाय पानी के लिए चले जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है दिखते ही नहीं है। तो एक बंदर को ट्रेन किया उस राजा ने कि कहो कि कोई भी मेरे ऊपर किसी भी तरह का हमला हो ना, तो बंदर का काम था उस राजा को बचा लेना। तो वो बंदर को ट्रेन किया गया, वो बंदर राजा के साथ रहता था। राजा को कोई भी परेशानी होती थी, कोई भी राजा को परेशान करने आता था, तो बंदर बीच में कूद जाता था। अब इस तरह से 12 साल अच्छे से चल गया उसका किस्सा। एक दिन दोपहर में राजा सोया हुआ था, एक मक्खी थी, वो बार बार राजा के नाक पे बैठना शुरू की। अब ये तो बंदर था, इसको लगा कि ये राजा को तो डिस्टर्ब होगा, इसको तो ट्रेनिंग दी गई थी कि राजा डिस्टर्ब होते ही उसको हमला करो। तो राजा का तलवार रखा था, उठाया और मक्खी के ऊपर तलवार मार दिया। वो तलवार मक्खी को लगी और राजा की नाक कटी। ये तो बाद का किस्सा है, लेकिन ये तो ऐसा ही हो गया कि दुनिया भर के आपने एआई के लोगों को बुलाया, सैम ऑल्टमैन से लेके बड़े बड़े लोग आए, और हुआ क्या, नतीजा क्या हुआ? आज एसोसिएटेड प्रेस जैसे अखबार में, जो कि दुनिया का सबसे पुराना अखबार है, न्यूयॉर्क शहर में है, 1846 में वो अखबार बना था, उसका आप हेडलाइन बन गए हो। आप उसमें भी क्या हेडलाइन बने हो कि भारत के एआई समिट में चीन का कोई रोबोट दिखाते हुए कोई भारत की यूनिवर्सिटी पकड़ा गई। ये क्या अच्छा लगता है क्या? इस तरह की चर्चा अगर आपके बारे में होती है कि आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आपकी थू-थू हो रही है, तो ये विश्वगुरु का डंका बज रहा है या इनकी लंका लग रही है, तो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है, जो एआई एआई ये बहुत कर रहे हैं ना। इन्होंने तो ठीक है कभी बोल दिया एआई 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 का मतलब तो आई है, मेरी माँ है, बाप है करके, लेकिन एआई का असली मतलब ये है। आप कोई भी देख लीजिए, एक जेफरी हिंटन नाम के आदमी है, रोज सुबह शाम वो यूट्यूब पर आते हैं। उनको पिछले साल नोबेल पुरस्कार मिला था क्योंकि उन्होंने 1985 के दशक में सबसे पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई मशीन बनाई थी, और उसके लिए उनको गॉडफादर ऑफ एआई कहा जाता है।
वो गूगल में बहुत बड़े पद पर रहे थे, वो रिजाइन करके आज आए हैं। वो रोज यूट्यूब पर आके कहते हैं कि ये मशीन एआई तो मैंने बना दी है, लेकिन ये काम कैसे करती है मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। ये आदमी से कई हजार गुना ज्यादा ताकतवर है, आदमी से हजारों गुना ज्यादा समझदार है। तो मुझे बताइए, हजारों गुना ज्यादा सब, वो मशीन है, ध्यान में रखिएगा, वो एआई है। वो एआई का मतलब इंटेलिजेंस है। वहां पर उसको कोई पहलवानी नहीं दिखानी है, वहां पर कोई उसको जिम्नास्टिक नहीं करना है, वहां पर उसको कोई जानवर की तरह कूदना फांदना नहीं है। आपको वहां पर दिमाग की क्षमता दिखानी थी। वहां पर आप एआई का कोई एलएलएम मॉडल रख देते। एक छोटा सा डाटा है, ये डाटा 15 दिन पहले भारत की संसद में भारत की ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया था। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में भारत में 890 एआई स्टार्टअप शुरू हुए हैं, उसमें 500 स्टार्टअप तो केवल और केवल कर्नाटक और बेंगलोर के आसपास शुरू हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये एआई समिट भारत मंडपम में नहीं है, तो बेंगलोर या मद्रास या हैदराबाद में होना चाहिए था। कम से कम 10 समझदार लोग वहां बैठे रहते। भारत का सबसे बड़ा एआई स्टार्टअप जो चलता है, एआई क्रेडल जिसे बोला जाता है, वो आईआईटी मद्रास चलाता है। और आईआईटी मद्रास में मेरे परिवार के बच्चे उसमें पढ़ते हैं, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं। वहां पर समस्या ये है कि वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स तो चलाते हैं, लेकिन बच्चों को किसी किसी ट्राइमेस्टर में बोल देते हैं कि ये फलाना टॉपिक जो है, इस पर आप खुद खोज करके पढ़ाई कर लीजिए, हम ना आपको क्लास लेंगे, ना हम आपको सिलेबस देंगे, ना हम आपको नोट्स देंगे, क्योंकि जब तक हम नोट्स बनाएंगे ना, तब तक एआई उससे आगे जा चुका होगा। तो ऐसी स्थिति जहां पर है, एआई आपको, एआई का जो गॉडफादर है जिसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, वो खुद नहीं जान पा रहा है कि एआई को कैसे हैंडल करना। वैसे में आप इसको कुत्ता बिल्ली बना रहे हैं और पूरी दुनिया में अपनी फजीहत करवा रहे हैं। इसी को कहते हैं कि क्या कहते हैं, चौबे जी बने चौबे जी चले, छब्बे जी बने और दुबे जी बन के लौटे। ये एआई समिट का भी जो इनको नाम करना था, नाम से ज्यादा तो बदनामी हो गई, पूरे दुनिया में बदनामी हो गई। इनको जो लगता है एआई डेटा सेंटर वगैरह की बात करते हैं, कुल मिला के दुनिया भर में जितना डेटा प्रोसेसिंग होता है, उसका 3% से कम भारत में होता है। और भारत डाटा जनरेट करता है 20%, क्योंकि हम लोग सब लोग सुबह से शाम तक रील लेते हैं, फुटबॉल रील देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं। तो डाटा जो हम जनरेट करते हैं वो 20% करते हैं, लेकिन डाटा प्रोसेसिंग की क्षमता हमारी सिर्फ 3% है, क्योंकि वो डाटा सेंटर जो लगाना पड़ता है, एक डाटा सेंटर जो लगता है, गूगल का जो सबसे बड़ा डाटा सेंटर है ओहायो कोलंबस में, उस डाटा सेंटर को एक दिन में पीने का पानी, बिस्लेरी लेवल का पीने का पानी 2 करोड़ बोतल लगता है उस मशीन को ठंडा करने के लिए। एक साथ 11 करोड़ लाइट बल्ब जितनी उसको बिजली चाहिए। 1 लाख करोड़ का तो उसका प्लांट लगता है, मतलब दिल्ली जैसे राज्य से तो बड़ा एक प्लांट का उसका कीमत है। तो ऐसी समय में जब एआई पिछले 10-12 साल में दुनिया जिस समय में एआई के लिए क्या करते थे, उसका उत्पादन करने के लिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसको समझने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही थी भारत। तो उतने समय में पिछले 12 साल से आप अब्दुल को टाइट कर रहे थे। आप जब अब्दुल को टाइट कर रहे थे तो दुनिया आगे चली गई। अब आप कह रहे हैं कि हम एआई करके पकड़ में आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से रामायण में एक छोटा सा दोहा है, उगरा यंतन होई निबाहु काल नेमिज में रावण राहु। इनका बुरा समय आ गया था, इनका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, और क्या हुआ। अब इस फर्जीवाड़े के लिए मैं अब आपके पास आती हूँ सर्वेश की, ये जो फर्जीवाड़ा है अब इस प्रोफेसर को शायद निकाल दिया जाएगा। गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर कई लोग आज सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि भाई गलगोटिया यूनिवर्सिटी से अपने बच्चों को पेरेंट्स निकाल ले तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो बड़ी तस्वीर यहां से उभरती है, मान लीजिए इस प्रोफेसर को निकाल भी दिया गया, क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो ये फेक प्रदर्शन करने की, जो नकली प्रदर्शन करने की जो प्रवृत्ति है, क्या उस पर रोक लग जाएगी? या कई लोग ये भी कह रहे थे कि अरे भाई गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर ताला लग जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। आज क्या सबसे कड़ी कार्रवाई क्या होगी? उस टीचर को निकाल के क्या होगा? उसके ऊपर ही सारा दोष मढ़ दिया गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो प्रेस रिलीज है वो कहती है अरे शी वाज इल इन्फॉर्म्ड, शी वाज नॉट हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन के प्रोफेसर वाज इल इन्फॉर्म्ड, पहली चीज। yes. दूसरी चीज, मुद्दा उन्हें एक और इंसान ने ट्वीट किया था, वो भारत के रेल मिनिस्टर भी हैं, रेल मंत्री हैं, उनका भी ट्वीट था सिमिलर लाइंस पे। उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उनसे भी इस्तीफा लिया जा रहा है क्या? भारत सरकार ने कोई, मुझे नहीं लगता कोई अधिकारी कभी तक निकाला है कि वो भी माफी मांगेंगे या उनका इस्तीफा लिया जाए। अश्विनी वैष्णव जी ने भी डाला था, उनपे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की टीचर बहुत आसान टारगेट थी, उसको टारगेट कर लिया गया
और वो इस मुद्दा ये नहीं है, यहाँ इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वहां जाके उनको अवार्ड दे रहे थे 2020 में, उनसे पूछा जाए कि हम क्या कर रहे हैं ऐसा कि हमारे पास $1 बिलियन का एआई मिशन है, $500 बिलियन का अमेरिका का स्टारगेट प्रोजेक्ट है अकेले का, $137 बिलियन का चाइना का केवल एआई मिशन चलता है छोटे छोटे उसमें। तो हम उसके लिए हमारे पास ना फंड्स अलॉट होते हैं। दूसरा, हम जो सबसे बड़ी समस्या है, हम 2.5 से 3 गुना ज्यादा हमारे पास टैलेंट है एआई का, अगर देखा जाए तो ट्रेंड प्रोफेशनल्स, लेकिन हम उनको रिटेन नहीं कर पाते। ब्रेन ड्रेन सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ आज। तो हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनका ब्रेन ड्रेन रोक लें? हम उनको अपॉर्चुनिटीज दे पा रहे हैं क्या? क्योंकि हम तो जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो सही में यूनिवर्सिटीज, उनको खत्म करते जा रहे हैं, उनको एंटी नेशनल बोल के। जो सरकारी यूनिवर्सिटीज जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसके लिए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर रहे हैं? हम कहानियां ऐसी बना रहे हैं, या तो हम जाएं प्रधानमंत्री जी से पढ़ाई करें, वो इंजीनियरिंग की डिग्री दे दें हमें कि कैसे रडार वडार पार हो जाएगा मौसम के उसमें, और गोबर गैस से क्या क्या पता नहीं कितने कैसी बातें करते हैं, उस लेवल पर तो जाना ही बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप समझिए कि हम इंफ्रास्ट्रक्चरली कुछ नहीं कर रहे हैं इनके लिए, कि हम अपना ब्रेन ड्रेन, जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हम खुश हो जाते हैं कि गूगल में कौन बैठा है, माइक्रोसॉफ्ट में इंडियन कौन बैठा है, कोई न्यूजीलैंड का एक क्रिकेटर सेंचुरी मार देता है, रचिन रवीन, तो हम कहते हैं नहीं ये इसका नाम सचिन और द्रविड़ से मिला के बना होगा, फिर उसके माँ बाप खंडन करते हैं, नहीं नहीं हमने नहीं रखा था। तो हम सबको जो अच्छा करता है किसी देश में, हम कहते हैं ये भारतीय मूल का है, और उसको जबरदस्ती का घोषित कर देते हैं। लेकिन वो भारत में क्यों नहीं रख पा रहे हैं? ये ऐसा नहीं है कि ये कोई जो सुंदर पिचई हो या और भी जो भारतीय मूल के बाहर बैठे हैं, ये शर्मनाक है ना हमारे लिए। अगर मान लीजिए कोई भारत से भी हो, यहां से निकल के सर्वेश त्रिपाठी अमेरिका में जाके अपनी आजीविका तलाशते हैं, तो ये भारत के लिए शर्मनाक है। इसमें बहुत गर्व करने का विषय नहीं है कि अगर आप अपना टैलेंट यहां से छोड़ कहीं और जा रहा है, यानी यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है उसको, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम अगर हम तो इससे खुश हो जाते हैं कि बिहार में जाके मजदूरों ने वोट दे दिया, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो मजदूर फिर जाके बाहर ही मजदूरी कर रहे हैं, ये बिहार में सरकार बन जाने के बाद भी भाजपा की। तो जब तक इन सब पे नहीं कार्रवाई होगी, हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम इनकी समस्याओं पे बात नहीं करेंगे कि हम एआई को कैसे आगे बढ़ाएं। हम जो अपने समस्या ये है कि हमने झूठ बोलने की आदत अपने प्रधानमंत्री से सीख ली है, इस सरकार से सीख ली है, जो धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं हर पटल पे। उनसे अभी आप कहिए तो आज आज आपने देखो किरण रिजिजू साहब आए, उन्होंने जबरदस्ती का एक इंटरव्यू बुला के दिया, और उसमें केवल राहुल गांधी किया। फिर उन्होंने, सामने वाले पत्रकार ने थोड़ी हिम्मत जुटा के बोला कि थोड़ा रियलिस्टिक बनाते हैं इसको, तो उन्होंने बोला एप्स्टीन फाइल पे क्या है? तो कहते हैं एप्स्टीन फाइल पे क्या है? एप्स्टीन फाइल तो कुछ नहीं है, उसमें हम प्रधानमंत्री जी का लोग कह रहे हैं नाम आ रहा है, हम कैसे मान लें? और इस पे खत्म हो गया वो जवाब। अब बताइए ये कैसे मान लें? वो सामने नाम दिख रहा है, कैसे मान ले? तो जब झूठ का पुलिंदा आप गढ़ रहे हैं, हम किससे सीखते हैं? अपनी सरकारों से सीखते हैं, जो हमें दिखते हैं, आदर्श दिखते हैं। अब कई करोड़ लोगों के मन में मोदी जी आदर्श बन चुके होंगे, बने हैं तभी सरकार बनी है, और तभी प्रधानमंत्री हैं इतने बार के ये। तो अब जो आप दिखा रहे होंगे, आप हैं क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, महामानव हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो आप जो भी कहेंगे वो सुनेगा इंसान, और उसी से सीखेगा। तो हमारी जो अगली पीढ़ी होगी, जो उनसे जो परीक्षा मंथन करके आ रही होगी, मन की बात उनकी सुन रही होगी, ये उससे कम खतरनाक नहीं है जो जिन्होंने ये वैक्सीन लगाया है। जिन्होंने वैक्सीन लगाया उसके नाते ये कहा जा रहा है कि हो सकता है हार्ट अटैक आ रहे हो, ये यहां तक है। लेकिन ये कई पीढ़ियों तक जिन्होंने परीक्षा मंथन इनसे सीख लिया, जिन्होंने इनकी मन की बात अपने मन में घर कर ली, वो कई पीढ़ियों तक हमारे यहाँ उसका असर बहुत खराब होगा, और ये असर सामने दिखाई दे रहा है। हमें तुरंत क्रेडिट लेने का जो होड़ है, बिना उसका, आप सोचिए एक पत्रकार जिसका काम है विश्लेषण करना, बिना उसको इन्वेस्टिगेट करके वो कुछ भी नहीं बोलेगा। ये प्राइमरी ड्यूटी होती है किसी पत्रकार की, जर्नलिज्म का बेसिस यही होता है। कैसे आपने बोल दिया? उनको उनको कौन, उनकी गलती नहीं निकाली जा रही है, पूरे डीडी न्यूज की भी गलती है इसमें। एक मंत्री जो पहले आईएएस अफसर रहा है, उसने डाल दिया पटल पे कि देखिए हमारे देश का काम है ये, बिना इन्वेस्टिगेट किए कि है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो निरक्षर मंत्री हैं, वो आईएएस अधिकारी रहे हैं पहले। तो ये जो होड़, क्रेडिट लेने का होड़ है ना, श्रेय लेने का होड़, कि आप केवल नाम चस्पा कर दें और श्रेय ले लें, ये आपको बहुत जल्दी गर्त में डालता है। यही हुआ, आप खुद ही लिख रहे हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पेज पे देखा कि ओवर एंथुसियाज्म में बोल दिया कैमरे के सामने आते ही। यही हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर देते हैं कि जैसा ही कैमरा दिखता है, उनको कैमरे की ललक बहुत रही है शुरू से, तो वो कुछ भी बोल जाते हैं, और हम उस पर एनालिसिस कर नहीं पाते। अब ये समस्या सबसे बड़े, मैं लास्ट बताता हूं, सबसे बड़ी जिम्मेदार हमारे देश की जनता है, जिसको आदत पड़ी हुई है कि वो भी ऐसे ही कुछ भी सुन के मान लेती है, बिना, आप ये मत सुनिए कि सर्वेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं, आप ये मत सुनिए कि नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, आप देखिए कि क्या सही है। आप 4 और सोर्सेस से देखिए,
और ये अपने आप डिसाइड करिए, खुद जज करिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने बर्बाद किया है लोगों को, और वही झेलने को मिल रहा है। बिल्कुल। अब मैं अंतिम राउंड ऑफ कमेंट्स के लिए आ रही हूं संक्षेप में। सिद्धार्थ की आज इस इशू को कैसे एड्रेस करेगी सरकार, या आपको लग रहा है कि नहीं इस टीचर को निकाल दिया जाएगा और गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी, और जब गलगोटिया के वाइस चांसलर जो गलगोटिया साहब हैं उनको अवार्ड लेने की बारी आएगी फिर मोदी जी के सामने चले जाएंगे, मोदी जी फिर से गलगोटिया को अवार्ड दे देंगे? क्या आज गलगोटिया यूनिवर्सिटी का लाइसेंस कैंसिल होगा? कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी जो एजुकेशन की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, क्या कोई एक्शन लेगी गलगोटिया के खिलाफ? किसी में हिम्मत है? जी देखिए, गलगोटिया के ऊपर ना तो कोई एक्शन होगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी सबसे बहुत बड़ा अवार्ड भारत के प्रधान जी ही दे चुके हैं। दूसरी बात है कि कहीं पर अगर कोई खून होता है तो आप बंदूक को तो फांसी पर नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि गलती बंदूक की नहीं होती है। बंदूक के पीछे बंदूक को चलाया किसने उस पर निर्भर करता है। आप जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो कोई भी आपका सबके आपके पास ये जो आपके फोटो आपके सामने दिख रहा है, जिसमें कि भारत के प्रधान जी गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों को कोई बहुत बड़ा अवार्ड दे रहे हैं, ये भी गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं खोज के दिया, ऊपर जेमिनी लिखा हुआ है, देख लीजिए। बहुत आसान है। लेकिन आसान क्या है, आपको उपयोग करना आसान है, लेकिन उसके पीछे उसको बनाना जो है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है कोई भी चीज, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें आप गलतफहमी में केवल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस शब्द को देखेंगे तो कभी कभी आपको ये गलतफहमी हो जाएगी कि जब दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या भारत की है, सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे यहाँ हैं, बीजेपी कहती है कि नासा के 25% वैज्ञानिक हिंदुस्तानी हैं, तो मतलब बुद्धिमानी में हम ऑलरेडी मास्टर बन गए हैं, ये कौन सी बहुत बड़ी चीज है, ये तो हम मास्टर पहले से हैं। लेकिन ये बात बुद्धिमानी इंटेलिजेंस की नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। उससे पहले जो शब्द लगता है आर्टिफिशियल, वो एक मशीन है, वो एक मशीन बनाना है। वो मशीन का एक क्या कहते हैं, मशीन बनाना क्या मतलब है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसका एक उत्पादन है, और फिर उस मशीन को चलाने के टेक्निकल एक्सपर्टीज है। कुल मिला के पूरे दुनिया में आज की तारीख में, अभी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूछ रहा था, कुल मिला के इस तरह के मशीनों को ट्रेन करने वाले, जिसे कि LLM ट्रेनर्स बोला जाता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ट्रेनर्स होते हैं, वो ट्रेनर्स की जरूरत है करीब 60 लाख लोगों की पूरी दुनिया में। और भारत में करीब करीब सिर्फ अब आज की तारीख में केवल 4.5 लाख लोग हैं, मतलब 10% से भी कम भारत के पास उसकी ताकत है। ज्यादातर लोग इसके अमेरिका में है, ज्यादातर लोग इसके चीन में है, मतलब 60 लाख लोगों की जरूरत है जो सिखा सकें। और इन लोगों की एवरेज सैलरी करीब करीब महीने में 5 लाख रुपए। अगर आप इस देश के अच्छे LLM के ट्रेनर बन जाइए। LLM के ट्रेनर बनने का मतलब है आपको लैंग्वेज में, मतलब आपको भाषा में मास्टरी होनी चाहिए, मतलब भाषा में एक डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर में एक पाइथन नाम का एक प्रोग्राम है, आपको पाइथन आना चाहिए, और आपके पास एक क्या कहते हैं डिजिटल, जैसे कि प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस की आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। डाटा साइंस की एक डिग्री, पाइथन की जानकारी और भाषा की जानकारी, ये 3 अगर जानकारी है आपके पास, भारत में किसी के भी पास, तो उसको 5 लाख रुपए महीने की सैलरी पर अमेरिका इस तरह के लोगों को ले रहा है। क्या हम उस तरह की तैयारी कर रहे हैं? मैंने कहा कि अगर ये कार्यक्रम इनको सच में अगर AI का समिट करना था, तो जब आपका खुद का डेटा बोलता है कि इस देश का 40%, 52% पिछले 1 साल में AI स्टार्टअप दक्षिण भारत में शुरू हुआ है, चाहे वो तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, तो आपको सबसे पहले तो आपकी अगर नीयत अच्छी थी तो ये कार्यक्रम AI समिट आपको बैंगलोर या चेन्नई या हैदराबाद या त्रिवेंद्रम में आपको करना चाहिए था। आपने वो नहीं किया। आज आपके यहाँ ये स्थिति हो गई है कि गलगोटिया जैसे यूनिवर्सिटी को आपको आगे करना पड़ रहा है, और उनके कारण आपकी पूरी की पूरी दुनिया में फजीहत हो रही है। दुनिया में दूसरे देश में ही ऐसा नहीं है, क्योंकि AI एक ऐसी चीज है जो कि एक पूरा का पूरा एक नई भाषा है। LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब आपको एक अलग भाषा में कंप्यूटर को सिखाना पड़ता है, वो बहुत बचपन में सीखनी पड़ती है। पाइथन वगैरह ऐसी चीजें हैं जो कि आप 8th 9th 10th में आपके बच्चों को सिखाना पड़ता है। तमिलनाडु का स्कूल सिलेबस में आज वो पढ़ाया जाता है। तमिलनाडु के स्कूल सिलेबस से सीख के पंजाब में जाके हुनर सीखिया स्कूल नाम के 340 स्पेशलाइज्ड स्कूल खोले हैं। ये सब चीजों पर इन्वेस्टमेंट होता है। शिक्षा जो होती है, शिक्षा डंके की चोट पर नहीं मिलती है। शिक्षा पसीना बहाना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। कई साल आप जब मेहनत करते हैं, कोई एक तरह से शिक्षा प्राप्त करना मतलब तपस्या होती है। हमारे घर में भी बच्चे हैं, बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, सोचिए 10th का जब परीक्षा का बोर्ड का एग्जाम होता है तो बच्चे भी तनाव में रहते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चों के माँ बाप मेहनत करते हैं। पिछले 12 साल में भारत ने किया क्या है?
भारत पिछले 12 साल में भारत ने जय भाजपा तय भाजपा छोड़ के अब्दुल को टाइट करेंगे और बुलडोजर चलाना छोड़ के कहीं पर भी आपने शिक्षा पर तो कहीं पर आपने इन्वेस्ट करते हुए शिक्षा पर खर्च करते हुए तो दिखा नहीं। तो आप अगर शिक्षा पर खर्च नहीं करेंगे, इतना बड़ा कार्यक्रम आप आयोजन कर लेंगे, दिखाने के लिए आपको कुछ रहेगा नहीं, तो आप अपने लोगों को किसी को जिसको आपने अवार्ड दिया है उसी को कहेंगे आना और हमारे यहाँ एक हमारे तंबू में भारत मंडपम में एक प्लांट लगा देना, एक अपनी दुकान लगा देना। उसके पास भी बुद्धि नहीं है, वो अमेज़न पर जाता है 25,000 में एक रोबोट खरीद के यहाँ लगा देता है और कहता है ये 350 करोड़ का है और पूरी दुनिया में फजीयत करवा लेते हैं, पूरी दुनिया में थू हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा मेरी दादी जो है वो 1990 में गुजर गई थी, 90 साल की, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो कहानी बोली थी ना वो आज एआई के युग में भी सही बैठ रही है। ठीक है, अब मैं अंतिम कमेंट के लिए सर्वेश के पास आऊंगी कि सर्वेश, बड़े लर्निंग लेसन्स क्या है, हम कैसे अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं या फिर हम करेंगे ही नहीं, इच्छा ही नहीं है, हम तो वैसे ही जैसे थे वैसे ही रहेंगे। जी देखिए, हमारे पास टैलेंट पूल बहुत बड़ा है एआई के लिए भारत के पास, और लेकिन हमें सबसे पहले कोई भी काम शुरू करना हो तो पहली चीज होती है आत्मावलोकन। आत्मावलोकन से आप ये जानते हैं कि आपकी स्थिति अभी कहाँ है। हमारी स्थिति ये है कि हम ग्लोबल अगर पेपर्स में देखें तो 10% तक एआई पे हमारे रिसर्च पेपर्स अभी तक होते हैं पब्लिश, और हम अभी भी बाकी देशों के एडॉप्शन मॉडल्स पे ही अभी रिलाई करते हैं। हम अपना न्यू क्रिएट करने पे आ नहीं पाए हैं, और ये मानने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। अभी हम जो है हमारे जितने भी स्टार्टअप्स ये कह दे वो मोस्टली पायलट फेजेस में है, इनिशियल मॉडल्स हैं अभी, तो उनको समय दीजिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, बैक करिए, उनको सपोर्ट करिए, आप और फंड्स एलोकेट करिए और पहले उस पे काम करिए। शोकेसिंग तब होनी चाहिए जब आप तैयार हो। आप पहले ही कोई चीज शोकेस कर देंगे तो जो आपका प्रोग्राम है ना वो हैम्पर हो जाएगा। ये शांति से काम करने वाली चीज है, जो हमारी साइंटिफिक फ्रैटर्निटी है, ये क्रेडिट वाला गेम नहीं खेलती है, इसको शांति से काम करने दिया जाए। समस्या ये है कि हम देश में जो सेना होती थी, हम बचपन में से जब तक मैं तैयारी करता था हम लोग तब तक के फेज में जो जनरल साहब होते थे वो केवल जीके का एक सवाल हम जानते थे, दिखते नहीं थे टीवी पे हमें कि भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है, ये हम पढ़ लेते थे। या आज की तरह ऐसा नहीं था कि एलआईसी की पॉलिसी की तरह अग्निवीर बांटने के लिए तीनों सेना अध्यक्ष खड़े हैं, जगह जगह जाके ईशा फाउंडेशन में जाके अवार्ड सेरेमनी हो रही है उनकी, ये नहीं होता था। साइंटिफिक फ्रैटर्निटी का ये तमाशा नहीं दिखाया जाता था कि मोदी जी किसी को पकड़ के रो रहे हैं और हम मोदी जी ही लॉन्च कर दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, हवाई जहाज चला जा रहा है, या इसरो से रॉकेट लॉन्च कर दे रहे हैं। ये जब खत्म होगा, हम काम करना शुरू करेंगे शांति से, आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे, एक दिन में नहीं होगा। एआई में हमारे पास टैलेंट पूल है, लेकिन ये ओवरनाइट चेंज नहीं होगा। ये सरकारों को काम करना होगा ग्रेजुअली, चाहे कोई प्रधानमंत्री आज हो कल हो। ये विजन आप जब तक ले आएंगे, नेहरू जी को पता था कि बहुत सारी चीजें जो कर रहे हैं वो उनके जीवन काल में नहीं होगा, वो बाद में होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी को पता था कि स्वर्णिम चतुर्भुज उनके जीवन काल में ही पूरा नहीं होगा, लेकिन उनको इन लोगों को क्रेडिट नहीं लेना था। अब वाले जो बैठे उनको क्रेडिट लेना है कि 2047 में होगा, लेकिन वोट अभी दे दो, अभी अभी हो जाएगा। तो ये केवल बातों से नहीं होगा, आपको करके दिखाना होगा। देखते हैं, भगवान न करे कि कभी कोई एक एआई समिट इस तरीके का एक एंडिंग देखे। हाँ सिद्धार्थ, बहुत संक्षेप है, समय बहुत कम है। एक सेंटेंस में एक छोटा सा सूत्र होता है कि क्रियाहीन विचार अगर निष्प्रभावी होता है तो विचारहीन क्रिया बहुत घातक होती है। आप बहुत सोचिए, लेकिन अगर आप कुछ करिए नहीं तो बहुत घाटा नहीं होगा, उसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बिना सोचे समझे आपने कुछ करना शुरू कर दिया तो उसका असर बहुत घातक होता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इस तरह के एआई समिट में अंदर एंट्री मिलने की भी कोई जगह नहीं थी, कोई उनका इस तरह का काम नहीं था। आईआईटी मद्रास जो कर रहा है बेचारा, वो मद्रास में बैठा हुआ, उसको तो आपने बुलाया नहीं, उसके यहाँ किया नहीं। ऐसे लोगों को कीजिएगा। तो ये इसीलिए कहते हैं कि क्रियाहीन विचार भले निष्प्रभावी हो, लेकिन विचारहीन क्रिया कोई भी करने जाएगा तो बहुत घातक हो जाता है। और ये विचारहीन क्रिया किया है गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी को, वहां पर एआई समिट में कोई स्थान ही नहीं था। दूसरे जगह कहीं स्थान हो सकता है, लेकिन एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने दुनिया में ऐसा कोई बहुत बड़ा शेयर नहीं मारा था कि उसको वहां पर उस जगह पर अपनी दुकान लगाने की का परमिशन मिले, दुकान लगाने देंगे तो इसी तरह का नतीजा निकलेगा। कई लोग सोशल मीडिया पर ये भी लिख रहे थे कि एआई समिट ना हो गई जैसे बच्चों की साइंस एग्जीबिशन वहां पर चल रही थी, बिल्कुल ऐसा दिख रहा था। और वाकई में क्या हम सबक सीखेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इस एपिसोड के बाद ये चीज रिपीट ना हो, क्या हम ये इंश्योर कर सकते हैं? इसी के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।